टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर पैसे का लेन देन करते वक्त रखें खास ख्याल, आपके इस लेन देन का ब्यौरा सीधे पहुंचता है इनकम टैक्स के पास। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए अपील करना हुआ आसान, बताएंगे ई अपील के तौर तरीके। और जीएसटी में प्रोडक्ट और सर्विस के कोड में हुई गलती तो आ सकती है बड़ी मुसीबत, आखिर कैसे बचें इस गलती से, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पैसे का लेन देन, इनकम टैक्स रिटर्न का महीना चल रहा है और बहुत सारे सवालों के मन में आते हैं कि रिटर्न फाइल करते वक्त फॉर्म AIS में कुछ और दिख रहा है, 26AS में कुछ और दिख रहा है, मैंने तो ये किया नहीं जी, मैंने तो वो किया नहीं जी। तो उन सबका जवाब आपके सामने है, वो ये कि आप जो भी पैसे का लेन देन करते हैं वो सीधा इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है और आपको कई बार पता भी नहीं चलता। जब इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है तो अलग अलग फॉर्म में इनकम टैक्स विभाग इसे दिखाता है और फिर आपको लगता है ये तो गलती हुई क्या हमसे। तो इस सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। कोहली साहब, सबसे पहले तो ये तो बड़ा अजीब सा होता है, हम कुछ भी लेन देन करते हैं सीधा पहुंचा देते हैं इनकम टैक्स के पास। जी हाँ, अगर किसी को लगता है कि मेरे AIS में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मैंने उसको इसीलिए नाम दिया आईना, इसे समझिए, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल दिखा देता है। तो कोई समझता है कि इंफॉर्मेशन कैसे आती है, तो ये जो संस्थान है लक्ष्मण, वो भी एक रिटर्न फाइल करते हैं। उसका नाम है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन से संस्थान है मैं कुछ एक बता देता हूं, है तो 15 के करीब। स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सब रजिस्ट्रार है, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हैं। ये सब लोग अपनी रिटर्न्स भी फाइल करते हैं। और ज्यादातर, मैं खाली सब रजिस्ट्रार को छोड़ दूं, जहां की 30 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और 30 लाख से ऊपर की है तो वो रिपोर्ट हो जाएगी। और बाकी सबकी, लगभग सबकी लिमिट 10 लाख रुपए है। तो मतलब 10 लाख का आपने जो बैंक में डिपॉजिट कराया, पोस्ट ऑफिस में कराया, म्यूचुअल फंड कराया, किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर से आप डील कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये लोग अभी 31 मई उसकी लास्ट डेट जाके चुकी है। 31 मई तक इन लोगों ने आपके बारे में पूरा ब्यौरा वहां पर दे दिया होगा और वही इंफॉर्मेशन कोलेट होकर आपके AIS में आ जाते हैं। मैं AIS पे आऊंगा आगे चल के, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये इंस्टीट्यूशन के अलावा, मान लीजिए हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं जहां पे मोटी रकम का पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ ऐसी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं जिसमें ठीक ठाक लाखों रुपए जा रहे हैं, भले ही कैश ट्रांजैक्शन ना हो, तो क्या वो भी रिपोर्ट होता है इनकम टैक्स के पास? नहीं, ऐसी सेल परचेज लक्ष्मण रिपोर्ट नहीं होती। हाँ, कैश से ऊपर, 2 लाख से ऊपर अगर आप कैश कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कोई ज्वेलर का, तो वो फिर उसमें पैन नंबर देना पड़ेगा आपको और वो रिपोर्ट हो जाएगा। पर वो तो खुद ही अपने आप ही सामने आ जाता है। पर इन संस्थाओं को दिमाग में रखें। लेकिन अब बताइए, अब डरा क्यों रहे संस्थान में? नहीं, मैं डरा नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं और टैक्स पेयर्स हैं, वो हैरान होते हैं कि आखिर AIS में ये कहां से जादू है, ये कैसे पकड़ के आ जाता है। तो हमारा बताने का सिर्फ मंशा यही है लक्ष्मण, कि टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन कौन से ट्रांजैक्शन इन संस्थाओं के माध्यम से आपके AIS में आ रहे हैं। और लक्ष्मण, अगर AIS में आ भी गए हैं तो वहां पर अग्री और डिसअग्री का बटन होता है। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहता कि AIS में हो सकता है कोई ऐसे ट्रांजैक्शन भी आ जाए जो हमने किए ना हो, तो उसको हम कैसे कर सकते? जी बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि आपने नहीं किया, बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद भी, तो आप वहां डिसअग्री कर सकते हैं। वहां पर अग्री डिसअग्री का होता है, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है, संस्था से गलती हो जाती है, कोलेशन में कई दफे गलती हो जाती है। तो इसलिए आप डिसअग्री करें और डिसअग्री करके, पर रिटर्न फाइल करते टाइम ज्यादा जरूरी बात लक्ष्मण है कि रिटर्न फाइल करते टाइम एक बार AIS से अपने रिटर्न को मैच कर ले कि कहीं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं जो आपके रिटर्न में गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से उसका डिस्क्लोजर या उसके पीछे पैसा कहां से आया वगैरह वगैरह, हम उस डिटेल में, मैं समझता हूं दर्शक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो वो जरूर एक बार मैच कर ले। मान लिया हम डिसएग्री करते हैं तो तुरंत रिटर्न हम फाइल करने या डिसएग्री के बाद, तो जो टैक्स की देनदारी डिसएग्री वाले अमाउंट को घटा के बनेगी? नहीं, देखिए, AIS में क्या आ रहा है, AIS में तो आपके द्वारा किए गए बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई जानकारी आपके रिटर्न में है, आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप अपनी रिटर्न जो ठीक है वो फाइल कर दीजिए
और बाद में अगर कल को कोई क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से आता है तो उसको आप हिम्मत से जवाब दे पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप लोग, तो इसका खास ख्याल रखिए और AIS बिल्कुल देखिए फाइल करने से पहले। बिल्कुल आईना इसे समझिए, बिल्कुल आईना देख लीजिए, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करने जाइए। और फिर भी कोई दिक्कत आती तो हम लोग हैं, हर हफ्ते शो लेकर के आएंगे आपकी समस्या को सुलझाने के लिए। सिर्फ अपनी समस्या में लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। चलो इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं नोएडा, जहां से अजय गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। सर नमस्कार लक्ष्मण जी, कैसे हैं मैं आप? बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देखता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। कोहली साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लोग हमारी मुसीबतें मुश्किलों को हल करते हैं। मेरा एक सवाल है सर, मेरा और वाइफ के साथ मेरा दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है एक बैंक में, ठीक है। और मैंने वहाँ एक FD बनवाई है। अब उस FD का जो इंटरेस्ट आ रहा है और जो TDS है वो मेरे और वाइफ दोनों के AIS में दिखा रहा है। सेम अमाउंट है, सेम TDS का अमाउंट भी है, सेम इंटरेस्ट पेड का भी अमाउंट है। तो जब हम दोनों अपना अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो ये टैक्स का जो मिला है हमको, क्रेडिट जो मिला है, TDS कटा है और जो इंटरेस्ट मिला है, क्या वो दोनों के IT रिटर्न में दिखाना होगा? तो फिर वो मिसमैच कहीं आ सकता है या किसी एक में दिखाना है? अजय एक सवाल क्या करना बिल्कुल इस सवाल का जवाब मिलेगा। एक सवाल और का जवाब बता दीजिए अगर बताना चाहें तो। वो जो FD आपने कराया ज्वाइंट अकाउंट में, पैसा किनका था? सोर्स ऑफ इनकम आपका था कि आपकी वाइफ का? सर ये मेरा था, ये आपका था। सब कुछ साफ है? बिल्कुल। तो अजय जी ने तो जो आपने दूसरा क्लैरिफिकेशन लिया लक्ष्मण, उससे काफी हद तक स्थिति साफ हो जाती है। अगर पैसा आपका था अजय जी, तो आप अपनी ही रिटर्न में इसको दिखाइए। जो वाइफ का आ रहा है उसको आप डिसएग्री कर दीजिए कि ये वाइफ का नहीं है, क्योंकि आपके नाम जॉइंट है। तो जॉइंट है तो इसलिए उसने उसको कोलेट करके, जैसा कि मैंने बताया, वो उसको कोलेट कर लेता है, उठा लेता है और उठा के वहां डाल देता है। तो आप इसको केवल और केवल अजय जी अपने वाले में करिए। जो वाइफ का आ रहा है AIS में जाके वाइफ के उसको डिसएग्री कर दीजिए कि इनका नहीं है, ये मेरा ही है। कोई बिल्कुल आपको परेशानी नहीं आएगी। और अगर अजय जी परेशानी आए तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत आसान हल आपको बताया और ये एक सिस्टम रिलेटेड फ्लॉ है जो आपके इस एक्शन से ठीक हो जाएगा। हाँ, चूंकि कई बार सिस्टम को पता नहीं चलता कि पैसा किन्होंने जमा कराया, दोनों में दिखा देते हैं। चूंकि जिनको पैसा देना है वो खुद ध्यान देकर पैसा जमा कराएंगे, तो सिर्फ आपके हिस्से का TDS जाएगा, उनके हिस्से का TDS नहीं कटेगा। आप निश्चिंत रहिए। तो आप चलते हैं नोएडा। एक और नोएडा से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र महाजन जी। महाजन साहब नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल ये था पहले जी कि मैंने 1921-22 का जो मैंने 2021 का और 22 का जो असेसमेंट ईयर का मैंने जो रिटर्न फाइल किया था, उसमें मेरे को उन्होंने कहा कि 2130 पैसा आपको जमा कराना है। ठीक है। उसका कोई नोटिस नहीं आया। वो पता लगा कि इस बार 22 और 23 का उन्होंने किया, तो उन्होंने मेरा जो रिफंड बनता था 2310, ठीक है, वो उसको 2330 के अगेंस्ट करके एक 20 रुपए का डिमांड मेरे को भेज दिया। ठीक है। जिसको मैंने मना कर दिया कि ये गलत है, क्योंकि मैंने ये 2330 है वो उसी साल मैंने जमा कराया था और उनको मैंने प्रूफ भी भेजा था। और उनके करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने रेटिफिकेशन किया। रेटिफिकेशन में वो दोनों तरफ 00 दिखाई दे रहे हैं, रिफंड का कोई नाम नहीं दे रहे। व्हाट शुड आई डू? बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि अमाउंट छोटा है पर 1 रुपया भी मैटर करता है। आपको मैं सलाह दूंगा, आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट है उसमें जाइए। उसमें आप रिफंड अगर वहां से भी काम नहीं बन रहा है, रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट से भी नहीं बन रहा है, तो आप एक ई निवारण ऑप्शन है, अपने पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर एक ई निवारण है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो समस्याएं होती हैं टैक्स पेयर्स की उसको सॉल्व करने के लिए बना हुआ। आप ई निवारण में ये सारा मामला डालिए और आपका रिफंड जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा और पक्का आएगा। नहीं आए तो फिर हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है रिफंड की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो तरीका इन्होंने बताया उस तरीके का पालन करें, ई निवारण के जरिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि रकम भले ही छोटी हो, लेकिन चूंकि आपकी देनदारी नियम के हिसाब से नहीं बनती है, तो आपने इसके खिलाफ अपील की। क्यों? ये बड़ी बात है। बिल्कुल, उन्होंने उसको अपील भी करी और उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। इन्होंने पूरी पोजीशन को करेक्ट कर दिया, तो रिफंड बिल्कुल आएगा। मुझे लग रहा है अगले ही शो से पहले इनका रिफंड आ जाना चाहिए, बहुत जल्द आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर लिखिएगा, हम लोग फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बताएंगे कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए अपील करना हुआ आसान। बताएंगे ई अपील के तौर तरीके। कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शरद कोहली साहब। सर, कई सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल से पहले एक जो अभी पूछ भी रहे थे एक हमारे दर्शक कि बहुत बड़ी संख्या में अपील पेंडिंग है, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो पिछले दिनों सरकार ने कहा कि हम ई अपील की सुविधा जारी कर रहे हैं, लेकिन ई अपील कैसे जारी करेंगे, कैसे क्या तौर तरीका होगा, वो अब तक साफ नहीं था। अब इनकम टैक्स विभाग ने इसका नियम जारी कर दिया। तो थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए कि आखिर वो अगर ई अपील फाइल करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, कितनी बड़ी राहत की बात उनके। देखिए लक्ष्मण, फेसलेस असेसमेंट तो हम सबको पता है, पहले से ही चल रहा है। ऐसे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर भी है, जो फेसलेस तो अपील्स अभी भी फेसलेस हो रही थी और ई अपील्स ही हो रही थी, पर हो क्या रहा था कि करीब 6 लाख के आसपास अपील्स पेंडिंग हो गई हैं और बहुत उसमें से ज्यादातर अपील छोटे अमाउंट्स की हैं। तो होता क्या है कि जब एपिलेट अथॉरिटीज अपील्स को उठाती हैं तो लाजमी बात है कि पहले बड़े अमाउंट को उठाया जाता है, जहां पर राजस्व आना है या करदाता को वापस जाना है या वो अमाउंट क्वॉश होना है। तो इन छोटे अपीलकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी, उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। उसके लिए अब ये ई अपील का प्रोसेस बनाया। इसमें 100 JCIT, जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को अपॉइंट किया गया अलग से। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल सिस्टम्स को इंचार्ज बनाया गया है, जो इसको एलोकेट करेंगे। आप बाकायदा अपनी अपील फाइल करें और आप देखेंगे इससे फर्क क्या महसूस होगा करदाताओं को कि छोटे अमाउंट की भी अपील्स जल्दी से डिस्पोज ऑफ होती दिखेंगी जल्दी। और आपको उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉल की सुविधा भी दी गई है। बाई चांस आप संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका एविडेंस आप खाली अपलोड करके नहीं लग पा रहे हैं या आप अपनी लिखने से बात नहीं कह पा रहे हैं, तो आप वीडियो कॉल के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। जो पावर्स CIT अपील्स को हैं वही सभी पावर्स ऑर्डर को अमेंड करने की, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील लगाने की, वो सारी पावर्स इन JCITs को 100 JCIT देश भर में अपॉइंट किए गए खास इसी पर्पस के लिए। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। एक तो अपील के तहत जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो निकलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा, अपील के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ सुविधा ऑनलाइन हो गया और इस ई अपील के नियम जारी कर लिए गए। इसके तहत आप अपील फाइल कर सकते हैं। और मैं एक चीज अगर जोड़ दूं, आप कहें तो फॉर्म 35 में अपील फाइल होती है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि जब आपका असेसिंग अथॉरिटी कोई केस असेस कर देता है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील CIT अपील्स के बाद जाती है, जिसको हम यहां पर JCIT अपील्स कह के बता रहे हैं। बिल्कुल, तो अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं हैदराबाद, जहां से अशोक कुमार तनेजा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर, मेरे पास एक हाउसिंग प्लॉट है जो मैंने 1989 में खरीदा था। अच्छा। उसका इंडेक्स कास्ट है सर 1/4/2001 का 600 रुपया गज का आता है। ठीक है। और अभी मैं उसको बेचने जा रहा हूँ 1 लाख रुपए गज के हिसाब से। तो आप मेरे को करवा के 3 करोड़ 45 लाख का कैपिटल गेन बनेगा। तो इसके अगेंस्ट में पहले मैंने 2021 को एक फ्लैट बुक किया था गुड़गांव में। इसके अगेंस्ट में मैं तकरीबन 21 लाख का पेमेंट दिया हुआ है। और एक फ्लैट मैंने बुक किया था, फ्लैट जाके मार्च 2022 में, जिसके अगेंस्ट में मैंने तकरीबन 11 लाख रुपए का पेमेंट दिया है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल गेन बहुत ज्यादा हो गया। मैं दोनों पहले वाले बुकिंग कैंसिल करके 2 नए फ्लैट बुक करना चाह रहा हूँ, जिनकी कॉस्ट है तकरीबन 3,75,000 3 करोड़ 75 लाख आएगी। तो कैसा मेरे को टैक्स बचाने के लिए अलग करके मैं नई बुकिंग के लिए जाऊँ तो मेरे को परमिट होगा? मुझे लगता है कि मोटे तौर पे तनेजा साहब ये बताना चाह रहे हैं कि आपका एक प्लॉट है, 2 फ्लैट है जो बुकिंग कर रखा आपने, और आप उस तीनों को बेच करके 2 फ्लैट बुक करना चाहते हैं, और इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स बचा सकते हैं कि नहीं? क्यों, ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो अशोक जी की मैं फिगर सुन रहा था, बड़ा अच्छा कैपिटल गेन हुआ है। कहाँ 600 रुपए, कहाँ 1 लाख रुपए। 89 का प्लॉट था, तो 89 का, पर फिर भी इतना बड़ा गेन होता है तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हम बधाई के पात्र तो हैं ही हैं तनेजा साहब। देखिए तनेजा साहब, आपने जो बीच में 2 फ्लैट, जो मैं ध्यान से सुन रहा था, आपने कहा बीच में आपने 2 फ्लैट खरीदे, फिर आपने माइंड चेंज किया और आपने सोचा कि कैपिटल गेन ज्यादा है, इससे नहीं बच रहा, आपने फिर बड़ा इन्वेस्ट किया। तो इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस डेट को आपने प्लॉट बेचा है उस डेट से मैं आपको वो बता देता हूं तो आपको आसानी रहेगी। क्या उस डेट्स के
54F सेक्शन जो है उसके अंतर्गत 2 साल के अंदर आपको परचेज करना है, या उससे 1 साल पहले। अगर आप कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं तो 3 साल का आपके पास टाइम है। तो आप ये देख लीजिए, मुझे लग रहा है आपकी कहीं ये देख लीजिए कि जो पीरियड है 2 साल का वो उससे फालतू तो नहीं जा रहा है। अगर उससे फालतू जा रहा है तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप बहुत सारी तारीखें बोल रहे थे, तो मैंने आपको एक ऐसा पैमाना बता रहा हूं जिससे आप खुद भी इसको निकाल पाएंगे। तो प्लॉट सेल की डेट से 2 साल तक आप खरीद सकते हैं, 1 साल पहले या 2 साल बाद। अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप 3 साल तक कर सकते हैं, और जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे उसको फिर आप 3 साल तक बेच नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये डेट्स को तनेजा साहब ध्यान रख के चलिए, और अगर वो डेट से बाहर हो रहा है तो बिल्कुल ध्यान रख के करिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका कैपिटल गेन है, अच्छा खासा अमाउंट जा सकता है। तो डेट्स के ऊपर बहुत संभल के जो मैंने डेट्स बताई हैं उन डेट्स को कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। तनेजा साहब, आप संतुष्ट हो गए जवाब से कि कुछ कंफ्यूजन अभी भी आपको? पोजीशन कितनी देर में है मेरे पास? हाँ जी, कोई पोजेशन से नहीं होता तनेजा साहब, पोजेशन से नहीं होता। अगर आपने प्लॉट को बुक कर दिया, बहुत सारे इस पे केस लॉज हैं तनेजा साहब, कि अगर आप उसकी बुकिंग कर देते हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाती है, तो वो अलॉटमेंट को भी परचेज मान लिया जाता है। हालांकि इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना पैसा आपने दिया है उतना ही पैसा सेक्शन 54F में काउंट होगा। और आपको यह भी जानकारी होगी कि 54F में टोटल कंसिडरेशन माना जाता है। सेक्शन 54 में तो खाली कैपिटल गेन मानते हैं, पर 54F में पूरा कंसिडरेशन माना जाता है। तो पूरे कंसिडरेशन पे कैपिटल गेन आपको पूरा इन्वेस्ट करना होता है। तो जितना आपने पे किया है उतना ही मिलेगा। अलॉटमेंट चल जाएगा, पोजेशन नहीं मिला वो बात चल जाएगी, पर अमाउंट का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है तनेजा साहब, जो प्लॉट है वो जब 2 साल के नीचे 1 साल की टाइमिंग में एप्लीकेबल होती, तो 2021 का है, तो इसका फिर कैसे कंसिडर करेंगे? ये तो इसमें अगर को नया आएगा ना, जो 2022 में इन्वेस्ट किया है वो तो मैं ले सकता हूँ 2021 वाले का। हाँ, 2021 में अगर वो 1 साल पहले आ रहा है उससे, मतलब जिस डेट को आपने प्लॉट बेचा है उससे 1 साल के अंदर है, पीछे की तरफ, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। अगर वो 1 साल से पीछे फिर नहीं ले पाएंगे। और बीच में जो आपने 2 फ्लैट लिए थे, इस पे भी अगर कोई गेन हुआ है तो उसको भी मत भूलिएगा, उनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे तनेजा साहब ने खुद भी काफी कैलकुलेशन किया हुआ है। हाँ, किया है, पर कई दफे क्या होता है लक्ष्मण, क्षमा चाहे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कई दफे क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं कि पेन और पेपर लेके बकायदा उसमें बैठना पड़ता है और कई सारे तथ्य समझने पड़ते हैं। तो ऐसे सवाल जवाब से, हालांकि आपने तो उनसे 2 बार स्पष्टीकरण भी मांगा, तो काफी हद तक तो स्पष्ट हो गया है। अभी भी कुछ तनेजा साहब रह गया होगा तो आप मैं आपको सलाह दूंगा दोबारा लिख। हाँ, आप लिखिएगा, हम लोग फिर से उस समस्या को सुलझाएंगे। और चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं दीपक जी का। इन्होंने ईमेल भेजा है, और दरअसल इनके पास कुछ कंपनियों के शेयर थे, कुछ लिस्टेड थे, कुछ डिलिस्टेड थे। अब वो कंपनियों का जो स्क्रिप्ट है वो जानना चाहते हैं, कैसे उसको दिखा सकते हैं रिटर्न फाइल के लिहाज से, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्या तरीका होगा इनके लिए? अगर तो दीपक जी के शेयर्स डीलिस्ट हो चुके हैं, यानी डीलिस्ट हो चुके हैं, कंपनियां भी बंद हो चुकी हैं। कंपनी बंद हो चुकी हैं। पहले तो हमें बहुत इस बात की दुख है कि आपका नुकसान होता है लक्ष्मण, तो हमें भी दुख होता है। तो इसको अब इसमें दिक्कत यह है कि आप पूरा का पूरा लॉस तो क्लेम कर सकते हैं, पर मैं आपको एक इसमें तकनीकी पेच बता देता हूं। वो पेच ये है कि जब आप इसको क्लेम करते हैं और अपना सेल कंसिडरेशन 0 दिखाएंगे लक्ष्मण, ये तो आप मानते हैं कि 0 दिखाएंगे क्योंकि आपको तो सेल पे कुछ आया ही नहीं, तो वो सिस्टम 0 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इनको मैं ये सलाह दूंगा, बल्कि इनका और भी जो टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनके बदकिस्मती से शेयर्स डीलिस्ट हो चुके हैं, लॉस हो रहा है, तो वहां पर कुछ 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए एक अमाउंट जरूर डाल दें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं डालेंगे तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप इसको पूरे को लॉस को क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप तरीका अपनाएंगे तो मुझे लगता है दीपक जी आपकी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन ये है कि ये आपने बड़ी बात बताई कि कंपनी बंद हो जाती है, डिलिस्ट हो जाती है, तो फिर ये खामियाजा भुगतना पड़ता है शेयर होल्डर को। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक कर बताएंगे जीएसटी में प्रोडक्ट और सर्विस का HSN कोड भरने में अगर आपने गलती कर दी है तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस मुसीबत से कैसे बचें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, जीएसटी और सर्विस टैक्स को लेकर सवाल तो कई सारे आते हैं, लेकिन उसमें मुझे ऐसे सवाल कई सारे देखने को मिले जिसमें उलझन लोगों की ये होती है कि HSN कोड किस प्रोडक्ट का क्या डालें, किस सर्विस का क्या डालें, क्योंकि बहुत सारे उसमें किंतु परंतु होते हैं, कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है HSN कोड आपको बिल्कुल सही डालना है? देखिए, HSN कोड एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
मतलब एक अंतरराष्ट्रीय रूप से हार्मोनाइज्ड एक सिस्टम है। और ये नाम है, मतलब प्रोडक्ट के बजाय प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालने के, आप सोचिए अगर हर बार आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाए। तो हर एक के प्रोडक्ट के लिए कोड बनाया हुआ है। तो ये कोड ठीक चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप जो रेट लगा रहे हैं जीएसटी का, वो रेट इस पर निर्भर करेगा। तो आप अगर कोड डाल देते हैं तो रेट भी अपने आप उठ जाता है, करेक्शन उसको पता लग जाती है कि ठीक रेट कौन सा है, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी पता लग जाता है। अब इस कोड को हम पता कैसे, मान लिया मुझे पता करने लैपटॉप मुझे बेचना है, खरीदना है, इसका HSN तो देखिए ऑनलाइन जीएसटी ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना डाला हुआ है। आप प्रोडक्ट का नाम डालिए और आपको वो HSN कोड्स आपके प्रोडक्ट से मिलते जुलते HSN कोड्स बताएगा। उसके आगे लिखा होगा, आप देखें जिसमें जिस HSN कोड में आपने लैपटॉप का जिक्र किया, जहां लैपटॉप आ रहा है उसको आप उठा के डाल सकते हैं और आगे के लिए आप उसी को ही चला सकते हैं। ऐसे ही लक्ष्मण SAC होता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, क्योंकि सर्विसेज पे भी जी सर्विसेज के लिए, सर्विसेज पे भी 0% रेट है, 5 है, 7.5 है, 12 है, 18% सबसे ज्यादा। ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। और इसलिए क्या हुआ, क्योंकि कस्टम्स जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो कस्टम्स में ये आपको एक कोड स्टैंडर्ड रहता है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कोड सेट किए, उसी को जीएसटी ने आधार बनाकर ये किया हुआ है। तो सभी जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर्स इस बात का ध्यान रखें कि HSN कोड आप ठीक चूज करें, वरना बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती देखी है मैंने लोगों को। बिल्कुल, और कॉम्प्लिकेशन इस लेवल तक जाए कि HSN कोड गलत डाला तो टैक्स की देनदारी गलत हो जाएगी, उसकी कीमतें अलग हो जाएंगी, फिर बाद में ITC क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा, गलती से भी कोई आप गलत HSN कोड मत चुनिएगा। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com। और जब आप अपना सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज।